नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इकोनॉमी टुडे की ये सीरीज पोस्ट बजट एनालिसिस पर आधारित है, जहां हम तमाम अलग अलग सेक्टर्स पर मंथन करते हैं विशिष्ट मेहमानों को बुलाकर, ताकि बजट 2025 को सेक्टर्स के लिहाज से डिकोड किया जा सके। अब अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने स्वतंत्रता से ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके चलते हम देखते हैं कि देश में एनर्जी के सेक्टर में समय समय पर उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली सरकार के अथक प्रयासों की वजह से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साहिबा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना 8वां आम बजट बीते शनिवार को पेश किया और इस बार सरकार ने परमाणु ऊर्जा को लेकर कई बड़े युगांतकारी फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से सेक्टर में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो इस पर आज हम करने वाले हैं फोकस, करेंगे इस पर चर्चा। विशिष्ट मेहमान इस पर जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की आर्थिक सुर्खियां क्या हैं उस पर डालते हैं एक निगाह। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के लगभग 31 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी जानकारी। चलन से हटाए जा चुके 2000 रुपए के 98% से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में आए वापस। आरबीआई ने कहा कि 6577 करोड़ रुपए की कीमत के नोट अभी भी हैं लोगों के पास। BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकन देशों के साथ मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ विदेश मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारी हुए शामिल। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 470 अंक की तेजी के साथ 77,600 के पार, निफ्टी 114 अंक चढ़कर 23,505। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो बात आज करने वाले हैं पावर सेक्टर कितना पावरफुल हो चुका है इस बजट में जो आवंटन किए गए हैं उसको लेकर। आइए समझते हैं। तो बजट में सरकार ने पावर सेक्टर के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं। 2047 तक 100 गीगावाट की जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसको डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया। रिन्यूएबल्स पर फोकस किया गया है। सोलर सेल्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज के लिए उचित इकोसिस्टम बनाने पर भी फोकस है। साथ ही जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसके लिए एलोकेशंस को बढ़ाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च जो है वो 10% बढ़ाकर 218 बिलियन किया गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। 2025 के बजट में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। बजट में देश में लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी के तहत न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दिया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र के लिए भारी भरकम 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता की बात करें तो सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में बिजली क्षेत्र के लिए आधार भार के रूप में कोयले की जगह ले सकता है। 20,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी SMR के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR चालू हो जाएंगे, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को आने के लिए न्योता दिया है। यही नहीं, निजी निवेशकों की सहूलियत के लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में बदलाव करने के लिए भी तैयार है। 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ सक्रिय साझेदारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। The working with the private sector, developing and institutionalizing or operationalizing 5 SMRs in next 8 years, developing our own technology. Those of you who are on a large companies who have been supplying heavy industries and have been in that area on the energy field, how that partnership can happen, because without
private sector taking a lead there. Of course, regulations will remain with the government in terms of the safety regulations. It won't be possible. And that is one technology which will remain which will remain constrained. It will not be available off the shelf ever. Government has shown a very, very big resolve to implement or rather amend 2 key acts which are necessary to make it happen. Now, it is for rest of us to make it happen that thereafter the structures are in place, private sector it steps up in saying that we will do the true partnership. सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। इसके अलावा पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसानों और परिवारों के बीच सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी ला रही है। सरकार की प्रमुख पहलों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्य की ओर देश आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पावर सेक्टर को पावरफुल बनाने के लिए जो आवंटन किए गए हैं, आखिरकार ये किस तरह से लाभकारी और युगांतकारी साबित होंगे, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में। पुराणों के अनुसार पूर्ण कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि जैसे ग्रह एक विशेष राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों का संयोग अमृत की बूंदों के गिरने के समय था। अगर खगोलीय कारण अनुसार देखा जाए, बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने रहता है और 12 राशियों का चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। जब बृहस्पति उस राशि में वापस आता है जहां वह 12 वर्ष पहले था, तब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इन ग्रहों की स्थिति भी कुंभ मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संक्षेप में बताएं तो पूर्ण कुंभ मेले का 12 वर्ष का चक्र पौराणिक कथाओं, खगोलीय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं का एक अनूठा संगम है। आइए इस महाकुंभ में अलौकिक छटा के दर्शन करके गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र संगम में तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और पावर सेक्टर पर चर्चा करने के लिए साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। निधि खरे जी, सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। पहला सवाल निधि जी यही है कि जिस तरह के ऐलान बजट 2025 में वित्त मंत्री साहिबा द्वारा पावर सेक्टर के लिए किए गए हैं, खास तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस है, कितना बड़ा कदम आप इसे मानती हैं? जहाँ तक इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमें भारत को अगर विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो हमारे अपने देश के अंदर जो ऊर्जा की खपत है और जो निरंतर बढ़ रही है, उसके स्रोतों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसमें भी जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो बहुत अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं, उन्हें किस प्रकार से रोक करके जो नए स्रोत हैं, जो क्लीन स्रोत हैं, उन्हें कैसे हम बढ़ावा दें। जो न्यूक्लियर एनर्जी इसी का एक विषय है। निधि जी, खास तौर पर यहाँ पर जो स्मॉल रिएक्टर्स हैं उनको स्थापित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। स्मॉल रिएक्टर्स अपने आप में जो न्यूक्लियर पावर से जुड़े हैं, वो पावर को सप्लाई करने में असरदार माने जाते हैं। इस लिहाज से न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भारत को संप्रभु और स्वतंत्र बनाने के लिहाज से, ज़्यादा स्वतंत्रता देने के लिए कितना अहम आप इसको मानती हैं? ये काफ़ी अच्छा स्रोत है जिसको कि इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसको बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। इसमें जो कार्बन उत्सर्जन, जैसे मैंने कहा, वो कम है। और एक तरह से जो जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, चाहे औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए या अपने जो हाउस होल्ड भी हैं,
उसकी जो एनर्जी खपत है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में हमें ढूंढना पड़ेगा कि नए ऐसे ऊर्जा स्रोत कौन हैं जो कि क्लीन भी हों और जो कि इफ़ेक्टिव भी हों। बिल्कुल निधि जी, क्योंकि हमने ये बात कई क्षेत्रों के लिए सुनी है, पावर सेक्टर का एक जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो लंबा होता है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका को कितना अहम आप मान रही हैं? जिस तरह से बिल्कुल खुला इनविटेशन है वित्त मंत्री साहिबा द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कि आप इस क्षेत्र में आएँ और निवेश करें। तो जो सोलर पैनल्स जैसे आप देखते हैं, ऐसे बहुत सारे विंड एनर्जी को भी जो कंपोनेंट्स हैं, इन सभी को एक तरह से एग्जेम्प्ट भी किया गया है। लिथियम आयन बैटरी को एग्जेम्प्ट किया गया है, और बेसिकली जो वेस्ट और स्क्रैप लिथियम आयन बैटरीज़ का है उसे किस प्रकार से रिसाइकिल किया जाए, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उसमें अधिक से अधिक आएँ, उनका निवेश बढ़े, और वो इस एक तरह का डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ही इस बार के बजट में विशेष रूप से घोषणाएं की गई हैं जी, और ये इसका एक दूरगामी प्रभाव भी होगा। जी निधि जी, क्योंकि हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, खास तौर पर हम ये मानते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री को कई बार इसके लिए कई दंश झेलने पड़ते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा आपकी वजह से प्रदूषण होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में हम लगातार फोकस्ड हैं और इसमें ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं। इन फैसलों से पूरे ऑटो सेक्टर पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हुए आप देखती हैं? विश्व भर में बेसिकली जो ईवी व्हीकल्स हैं उनका एक न केवल टेक्नोलॉजी में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी हुई है। और आप देखेंगे कि न केवल वो स्मॉल कार्स बल्कि एक तरह से बिग व्हीकल्स के रूप में भी उनको डेवलप किया जा रहा है। तो जो एंटायर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको किस प्रकार से विद्युतीकरण करें, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। हमारे देश में खास करके जैसे रेलवेज़ वगैरह भी है, वर्चुअली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ गया है। ये दिखाता है कि जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, उसको हमने विद्युतीकरण से जोड़ा है, और एक प्रकार से जो फॉसिल फ्यूल आधारित जो कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट के मेथड्स थे उनको हम धीरे धीरे करके समाप्त करते जा रहे हैं। जी, आपने बहुत अहम बात की, और ख़ास तौर पर रूफटॉप पैनल्स जो कि सोलर पैनल्स हैं उस पर भी सरकार का फोकस है। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, कितना इम्पॉर्टेंट मानती हैं? क्योंकि इसमें लोगों को इंसेंटिवाइज करने की भी बात थी कि भाई अगर आप अपने छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, और इसकी तरफ एक जन जागरूकता को अभियान के तौर पर बदलना कितना आवश्यक आप मानते हैं? ये पहली बार इस प्रकार की एक योजना आई जिसमें कि हाउस होल्ड्स स्वयं ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको बहुत ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लोगों की तरफ से आया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि वो पूरी तरह से जो उनके पास बिल्स आते थे वो समाप्त हो गए, वो प्रोड्यूस खुद कर रहे हैं, वो एक तरह से सेल भी कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन हुआ है, और 1 करोड़ घरों को लक्षित किया गया है कि हम उसे सोलर रूफटॉप से इंस्टॉल कर सकेंगे, और पीएम सूर्य घर योजना पूरी तरह से आच्छादित किया जा सकेगा। और निधि जी, पावर सेक्टर में अपने आप में इतनी काबिलियत और मादा होता है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स उससे जुड़े होते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, भाई आपको कोई बिजनेस लगाना है, आपको बिजली की ज़रूरत है, आप कोई छोटा लघु उद्योग चलाना चाहते हैं, आपको इसमें ज़रूरत होती है बिजली की। और इसी में ऐसे हमने अब कृषि को भी इससे जोड़ा, क्योंकि कुसुम पंप योजना की अगर हम बात करें, भाई आपके पंप्स पहले इलेक्ट्रिकली चार्ज होते थे, अब आप सोलर से उसको चार्ज करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है पावर का तमाम सेक्टर से, उसमें अब आपके पास अलग अलग नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प मौजूद हैं। ये किस तरह से अन्य सेक्टर्स को एक मल्टीप्लायर पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे? किसानों के लिए भी जो सबसे बड़ी समस्या होती रही है वो ये कि जब उन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है, पीक आवर्स होते हैं, तो लोड शेडिंग के नाम पर उन्हें विद्युत मिलती नहीं है, और फिर उन्हें जनरेटर आधारित या
डीजल आधारित मतलब उन्हें जनरेटर्स को यूज़ करना पड़ता था। पीएम कुसुम के अंतर्गत वो स्वयं भी न केवल अपने सोलर पंप्स को सोलराइज कर सकेंगे, बल्कि वो इंश्योर ये कर सकते हैं कि उनको दिन में ही बिजली मिल जाए। बिल्कुल। और वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से वो फुलफ़िल कर सकें। इसमें पीएम कुसुम में फीडर जनरेटेड भी विद्युत का व्यवस्था किया गया है। इसका अर्थ है कि किसान भी अब एक तरह से बिजली उत्पादन करके उससे भी वो एक तरह से एडिशनल इनकम जनरेट कर सकेंगे। साथ ही अनिधि जी, क्योंकि हम प्राइवेट प्लेयर्स का जिक्र कर रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स का पावर सेक्टर में उतरना, क्योंकि सरकार ने कई ऐसी जो कर के मोर्चे पर सरलीकरण है, उन सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो कितनी सहायक साबित हो रही हैं पावर सेक्टर के लिहाज से? इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि चाहे वो पीएलआई के माध्यम से जो योजनाएं हैं वो प्रोत्साहन की जा रही है और अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स आज इस इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। और चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने का एक बड़ा गंभीर लक्ष्य है सरकार के सामने, इसलिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इस बात से अश्योर्ड हैं कि उनके जो उत्पाद हैं उनका एक लंबे समय तक एक बाज़ार उपलब्ध रहेगा। और इसको सस्टेन करने के लिए चाहे इंसेंटिव के माध्यम से योजनाएं हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के लिए जॉब्स उत्पन्न हो रहे हैं जो कि चाहे वो फिटिंग के रूप में चाहे मैन्युफैक्चरिंग के रूप में लोगों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। और जो युवा हैं वो इससे खास करके जुड़ रहे हैं क्योंकि ये क्लीन एनर्जी के रूप में एक विकल्प के रूप में सामने आया है। इसलिए इन सभी चीज़ों के रूप में एक अच्छी संभावना हम लोग देख रहे हैं। कहते हैं निधि जी, क्योंकि हम इसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जॉब क्रिएशन को भी बढ़ावा मिलता है इस तरह के ऐलान से, और ख़ास तौर पर पावर सेक्टर में अगर हम स्किल्ड वर्कफोर्स लेबर को क्रिएट करते हैं तो हम स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी रास्ता खोलते हैं। बिल्कुल। इन सभी नवीकरणीय ऊर्जा के जो माध्यम हैं ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। हमने अगर एक संकल्प किया है 2070 तक नेट ज़ीरो का, और ऐसे कई विश्व में अन्य देश भी हैं जो कि इस संकल्प को आगे लेकर के चल रहे हैं, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर वर्ष नई नई तकनीकों को लोग आजमा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसको रिसर्च करके और किस प्रकार से एफिशिएंट बनाया जाए। और इसमें इसलिए एकेडमिशियंस हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकल्प आएंगे, बहुत अधिक कमोडिटीज़ आएंगी, नए नए ऊर्जाओं को एक तरह से आइडेंटिफाई करने का एक एफर्ट रहेगा। बिल्कुल। और जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी बहुत अहम है, क्योंकि पावर सेक्टर के कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कई ऐसे मॉडल्स हैं जो हम बाहर के देशों में देखते हैं और हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कहीं ना कहीं ईज आउट होता हुआ आप देखती हैं पावर सेक्टर के लिए? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है और इसमें हर लेवल पे जब एनर्जी का प्रोडक्शन और उसका स्टोरेज और उसके बाद उसका ट्रांसमिशन, इन सभी ये जो वैल्यू चेन हैं, इन सभी लेवल्स पर बेहतर एफिशिएंसी के लिए निरंतर रिसर्च की आवश्यकता है और जो कि हो रही है। खास करके हमारे देश में बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और IITs इन सभी में लगे हुए हैं। इसका बहुत दूरगामी परिणाम भी होगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चूँकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, इसलिए निरंतर कुछ ना कुछ नया
तकनीक इसमें आता रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक को अगर जोड़ते हैं और इसमें अहम यहाँ पर अगर हम इसको इस लिहाज से समझें निधि जी, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि हम इसमें कैसे शोध कर सकते हैं। कई ऐसे नवोन्मेष हैं जिन्होंने पावर सेक्टर को एक अलग ही लेवल पर पहुँचाने की पिछले कई दशकों में पूरी कोशिश की है। तो रिसर्च पर कितना फोकस रहेगा पावर सेक्टर को और उल्लेखनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ाने में? विभाग की ओर से निश्चित रूप से इसमें सभी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ और IITs हैं, इन सब के साथ एक प्रोत्साहन का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ अन्य मिनिस्ट्रीज़ के भी जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन हो या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो, इन सभी के लेवल पे युवाओं को किस प्रकार से इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जहाँ पे नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करना और अधिक अट्रैक्टिव हो सके। इसके लिए जो एक व्यापक व्यवस्था है हमारे देश में, उससे निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसको एक तरह से अपनी विधा में बिल्कुल करियर ऑप्शंस के तौर पे लेंगे। और एक क्योंकि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर कस्टम ड्यूटी को भी घटाया गया है, तो तमाम ये जो कोशिशें हैं वो चरणबद्ध तरीके से पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं कई आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए साफ तौर पर दृष्टव्य होती हुई। क्योंकि हमारा बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, इसको एक तरह से मीट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जहाँ कहीं भी संसाधन उपलब्ध हैं वो किस प्रकार से देश के इस महत्वाकांक्षी गोल को अचीव कर सकें, इसी को थोड़ा ईज आउट करने के लिए ये किया गया है। और बहुत संक्षिप्त में आखिरी सवाल है कि जब नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कई ऐसी पहल करते हैं, हमने देखा है कि राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाएगा ताकि ये जो इतना एम्बिशियस हमने लक्ष्य रखा है इसको हम अपने टाइमलाइन के अंडर अचीव कर पाएँ। राज्यों का एक बहुत बड़ा सकारात्मक रोल है और राज्य सरकारें भी देख रही हैं, क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स हैं बिजली उत्पादन के, उसमें काफ़ी समस्याएं रही हैं और जिस प्रकार से राज्य सरकार इसको अलग अलग लेवल पे सब्सिडाइज करती हैं, एक ये समस्या उनके स्तर पर भी रही है। लेकिन जब से न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्रोत आए हैं और उनमें एक पैरिटी भी आई है, इस तरह से राज्य सरकारों के लिए भी बहुत आसान हो रहा है कि वो इन विषयों को अपने स्तर से भी और आगे बढ़ाएं। जी निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस शो पर आई और आपने पावर सेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन बहुत ही आसान भाषा में हमें जो बजट में तमाम बातें कही गई उन्हें समझाया, रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो कोशिश इस शो के ज़रिए हम लगातार यही कर रहे हैं कि तमाम उन सेक्टर्स के बारे में जिनमें अलग अलग आवंटन किए गए, जो कहीं ना कहीं आपकी समझ के लिए भी बेहद ज़रूरी है, उन्हें आप तक लेकर आएँ। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आइए कारोबार जगत की जो खबरें हैं उनसे आपको रूबरू करवा दें फटाफट अंदाज में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चलिए आपको बता भी देते हैं कि ये अहम खबरें क्या हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के जो लगभग 31 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, वो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिल रहा है। ये पहली अहम खबर है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कारोबार जगत से कि भाई देखिए जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उनकी संख्या बढ़ती हुई। वहीं जो माइनिंग मिनिस्ट्री है उसने कहा कि देश में लौ यानी लोहा, मैंगनीज और एल्युमिनियम जैसे जो प्रमुख इंपॉर्टेंट खनिज हैं उनके उत्पादन में वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान मजबूत वृद्धि को देखा गया। ये मजबूत वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन के बाद दर्ज की गई है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2024 में मजबूती देखी गई। उसकी आय सालाना आधार पर 18% बढ़ी, जो कि $626 अरब के पास। गार्टनर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 2025 में सेमीकंडक्टर कंपनियों की कुल आय $705 अरब तक।
कोल मिनिस्ट्री ने बताया कि भारत का कोयला उत्पादन जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि में करीब 6% बढ़ा, लगभग 831 मिलियन टन। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 784 मिलियन टन था ये। भारतीय मानक ब्यूरो ने अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकन देशों के साथ जो मानकीकरण का क्षेत्र है उसमें सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय गोलमेज यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उसकी मेजबानी की है। कार्यक्रम में इन क्षेत्रों के 25 से अधिक देशों के जो राजदूत थे, उच्चायुक्त थे, प्रतिनिधि थे, उनके साथ विदेश मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। अब आप एक पैन के साथ 3 से ज़्यादा डीमैट खातों वाले जो लोग हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो वित्त वर्ष 2024 में वो बढ़ी है। करीबन वित्त वर्ष 2017 से ये 7 गुना ज़्यादा यानी कि 10 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुए हैं। वहीं इसके साथ 2 खाता धारकों की संख्या में 4.9% का इजाफा हुआ है। खबरें आपको दिखानी थी तो हमने कहा खुद ही दिखाते हुए चलें आपको। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पोस्ट बजट एनालिसिस के साथ। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।